तो सारा सिलेबस हमारा हो गया है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, हमारा सारा सिलेबस जो है वो हो चुका है, टोटल मैथ्स का और साइंस का पूरा हो चुका है। जो जो टॉपिक छोड़ दिया गया था उनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दिया जा रहा है। जैसे लास्ट क्लास में फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में बता दिया गया, आए नहीं आए एटलीस्ट फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। उसी तरह से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पेज नंबर 69 से निकालोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में सिलेबस आप लोग के पास होगा तो मालूम होगा क्या क्या आ रहा है इस बार। तो याद है क्या क्या आ रहा था क्या? कोवेलेंट बॉन्ड पहले बनाना, उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और उसके बाद होमोलोगस। बस यहीं तक, मतलब लिखा हुआ यहीं तक है। उसको छोड़ करके भी हम लोग बहुत कुछ पढ़े, फंक्शनल ग्रुप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और सोप डिटर्जेंट ये भी पढ़ लिए थे। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप वगैरह भी लिखवा दिया था, और मिसल फॉर्मेशन भी बता दिया था। आ नहीं रहा है टेस्ट में, ठीक है। उसी तरह से इस चैप्टर में जितना केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व था, केमिस्ट्री का चैप्टर है, इट इन्वॉल्व्स फ्यू केमिकल रिएक्शंस, ये हमने नहीं पढ़ा था, छोड़ दिया था। आज के क्लास में सारा मैं करवा दे रहा हूं। हम 100% श्योर है कि नहीं आएगा, बट है बुक में जो जो है डेफिनेशन टाइप का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का लिख लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। बाकी आप अपना एंड में देख लेना, अगर कंफर्म हो कि नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ने की जरूरत होगा, अदरवाइज मैं सब पढ़ा दे रहा हूँ स्पीड में, ठीक है। बुक में जितना है उतना कर लेते हैं। तो पेज नंबर 69 में है सबसे पहले, तो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सारा आज ही कर लेते हैं जितना भी है, और नोट्स सही बनाओ। यहीं पर नोट्स का बात है, ये सब अलग से लिखना, मतलब मेन चैप्टर में मत लिखना। मेन चैप्टर में जहां तक पहले लिखवाया वहीं तक आना है इस बार आपके एग्जाम में। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड सारा भी कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन कंपाउंड का केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके थे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अंडरगोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, few chemical reactions are specifically mentioned in your class 10 syllabus that we will study today, ठीक है। उसमें पहले नंबर पर कंबसन है, पहले नंबर पर कंबसन। तो कंबसन के बारे में छोटे क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं। कंबसन का मतलब होता है, बट कंबसन का मतलब होता है एक फ्यूल है, फ्यूल जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो और उसको अगर जलाया जाए तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, कंबसन जला देना होता है, ठीक है। बट वी आर स्टडिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमें पढ़ना है, देखो रिएक्शन वगैरह दिख रहा होगा, पेज नंबर 69 मिल गया सबको। कोयला, कार्बन, कोयला ही सबसे मेजर सोर्स एनर्जी का अभी भी हमारे जैसे देश में है ना। बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, जो गरीब देश में अभी भी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ फ्यूल जो है वो कार्बन, कोयला को ही माना जाता है। तो सी को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, दिस विल प्रोड्यूस CO2 प्लस हीट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग और क्या पढ़ते हैं, कार्बन के साथ वी हैव स्टडीड अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। अगर हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो, बर्न मतलब कंबसन है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी निकलेगा प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यही हमें कंबसन में पढ़ना है। क्या पढ़ना है कंबसन में? कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोकार्बन अगर जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जलाना है इसको, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना है। H2O किस फॉर्म में निकल, गैसियस बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो स्टीम वेपर बन जाएगा। किस फॉर्म में दिया, नहीं दिया हुआ, दोनों फॉर्म में जा सकता है, कुछ लिख देते हैं, प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी निकलेगा। कार्बन जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी निकलेगा। यही कंबसन टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन का कोई भी फॉर्म चल सकता है। हाइड्रोकार्बन जो लोग क्लास किए थे, ये सैचुरेटेड भी था, ये अनसैचुरेटेड भी था। ये जैसे मीथेन का एग्जांपल है सैचुरेटेड का, वैसे अगर हम लोग इथीन का एग्जांपल अगर लिख जाए, इथीन नहीं इथाइन, C2H2 है ना, इसका कॉमन नेम लिखवाया था एसिटिलीन, है ना। इसको अगर जला दे तो भी क्या बनेगा, तो भी ये जो है वो CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी ही निकालेगा। आ रहा है समझ में? इथेनॉल इज अ वेरी फेमस सोर्स ऑफ एनर्जी नाउ अ डेज इन मेनी कंट्रीज। इथेनॉल को भी अगर हम लोग जला दें तो भी ये बीइंग अ हाइड्रोकार्बन इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी।
ठीक है, सब में अंतर किस चीज का है? सब में बैलेंसिंग का अंतर है, तो बैलेंस तुम्हें करना है। यहाँ पर केमिस्ट्री का बड़ा कमाल का आपको रिएक्शन दिख रहा होगा, प्रोडक्ट सेम है बट रिएक्टेंट अलग अलग है, तो वो सिर्फ बैलेंसिंग की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। अदरवाइज कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट एनर्जी निकालेगा, हाइड्रोकार्बन जलेगा कैसा भी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर के साथ हीट एनर्जी निकालेगा। कंबसन टॉपिक में आपको ये पढ़ना है, याद रहेगा। अब इसी में कुछ थिंग्स टू रिमेंबर में बैलेंस भी करते रहना है आप लोगों को। इसी में थोड़ा सा थिंग्स टू रिमेंबर में हमें जानना है, इसी में थोड़ा सा हमें थिंग्स टू रिमेंबर में इसी में हमें जानना है, इसी में थिंग्स टू रिमेंबर में जानना है कि हम लोग पहले पढ़े थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जनरली केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो मैथ्स का फॉर्मूला तो है नहीं कि लिख दिया जाए, बट जनरली जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ाया जा चुका है, 10 बार नहीं पढ़ा जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाला पहले पढ़ा चुके हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करेंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हमारा जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो और वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, बर्न और यू कैन से कंबसन अगर करेंगे, तब इसमें बनेगा तो यही CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी तो बनेगा, बट इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट कंबसन। और जनरली जहां पर कंप्लीट कंबसन होता है वहां पर हीट एनर्जी तो काफी मात्रा में निकलेगा, है ना, कंप्लीट कंबसन होगा। और वहां पर जो फ्लेम होगा, मतलब वहां पर जब आग लगेगा तो इट विल कॉज लेस पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस करेगा, लेस स्मोक वगैरह का प्रोडक्शन करेगा। और जनरली इसका जो फ्लेम होगा जिस फॉर्म में जलेगा वो ब्लू फ्लेम में होगा, जनरली वाली बात है ना, हमारी बात। तो क्या क्या होना चाहिए, ये रिएक्शन ठीक से करने के लिए हाइड्रोकार्बन आपको सैचुरेटेड होना चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर आपके पास प्रेजेंस हो। किसी तरह से अगर तुम कंप्लीट कंबसन करवा रहे हो तो उस कंबसन में एनर्जी तो निकलना ही है, बट वहां पर पॉल्यूशन स्मोक ये जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। और वहां पर जो फ्लेम निकलेगा, वो फ्लेम जो है वो क्लीन फ्लेम होगा, ब्लू फ्लेम, क्लीन फ्लेम का फॉर्मेशन होगा। वहां पर एनर्जी ज्यादा निकलेगा और पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। तो ये थिंग्स टू रिमेंबर में हमें याद करना है, ठीक है। तो कंबसन में आपको ये सब चीज जानना है, ओके, जल्दी से लिखो। तो बच्चे पूछ रहे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, तो सैचुरेटेड में भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी दे दो तो भी 100% कंप्लीट कंबसन होने का चांस नहीं है। तो अनसैचुरेटेड, फिर और हम लोग पढ़े थे एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या था एरोमेटिक कंपाउंड, क्या था, अनसैचुरेटेड में भी रिंग, मतलब अनसैचुरेटेड में भी साइक्लिक था। एरोमेटिक कंपाउंड्स ये सब जनरली, अब बायोलॉजी केमिस्ट्री में कोई चीज पक्का रूल तो नहीं है, बट जनरली ये सब इनकम्प्लीट कंबसन ही कॉज करवाएगा। जनरली ये सब इनकम्प्लीट कंबसन ही कॉज करवाएगा। इनकम्प्लीट कंबसन में पॉल्यूशन ही ज्यादा होगा, मोर स्मोक। जनरली फ्लेम जो है वो येलो फ्लेम विथ ब्लैक सूट्स, जो कि अनबर्न्ड कार्बन का होता है, वो सब दिखेगा, ठीक है। जनरली वाला बात है, 100% तो कोई इफिशिएंट केमिस्ट्री बायोलॉजी में होता नहीं है रूल, बट यही है। और थोड़ा बैलेंस जरूर कर लोगे, ऊपर वाले को बैलेंस एक बार कर लो। निकालो एक्सपेरिमेंट, निकालो एक्टिविटी 4.3 पेज नंबर 69 एक्टिविटी 4.3, पेज नंबर 69 एक्टिविटी 4.3, जल्दी जल्दी, ये सब समय नहीं लगाएंगे। पेज नंबर 69 एक्टिविटी 4.3, पेज नंबर 69 एक्टिविटी 4.3। क्या क्या लेने के लिए बोल रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ो उसमें। अच्छा, इसमें देखो बोल रहा है इस एक्टिविटी में टीचर का असिस्टेंस ले लेना। मेरा मत लेना, स्कूल का टीचर, मेरे को नहीं लेके चलना है, मैं और गड़बड़ा दूंगा ये सब। टीचर का, स्कूल वाले टीचर का असिस्टेंस ले लेना। देखो क्या क्या लेने के लिए बोला है, कुछ कार्बन कंपाउंड ले लो, नेफ्थलीन बॉल लेने के लिए बोला है, कैम्फर अल्कोहल,
one by one on a spatula and burn them. देखो आप देखो जलाने के बाद क्या बोल रहा है, उसका क्या देखने के लिए बोला है, उसका फ्लेम का नेचर। तो ये फ्लेम का नेचर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर बिल्कुल ब्लू फ्लेम दिख जाए वहां पर कंप्लीट कंबशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस फॉर्म में, और अदरवाइज अगर ठीक से नहीं जला तो क्या 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 दिखेगा वो तो बोल। येलो फ्लेम दिखेगा और ब्लैक सूटी फ्लेम, येलो फ्लेम, वो सब दिखेगा। ओके, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, चिट्ठी भी है। तो देखो, तो इसमें बताओ तुमको क्या लगता है इसमें क्या होगा, किसमें क्या होना चाहिए इसमें बताओ। नेप्थलीन है, कैम्फर है, अल्कोहल है। नेप्थलीन में ब्लैक सूट्स वगैरह रहेगा। अच्छा, कैम्फर में, अल्कोहल में, हाँ अल्कोहल विल बी अ क्लीन फ्लेम। ठीक है, अल्कोहल जो है वो बढ़िया फ्यूल है। अल्कोहल इज कंसीडर्ड एज अ गुड फ्यूल, मतलब बढ़िया फ्यूल है। अब ये बिल्कुल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल तो नहीं है, बट इसमें आप लोग जो लोग पहले क्लास के थे इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता भी नहीं है। इज कंसीडर्ड एज अ गुड फ्यूल। ठीक से कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर मिले तो अल्कोहल बढ़िया से जलेगा, बढ़िया से जलेगा, तो वहां पर आपको क्लीन ब्लू फ्लेम दिखने का पूरी चांसेस है। और इन दोनों में नहीं दिखेगा, नेप्थलीन में और कैम्फर में। ठीक है, ये पहले रिएक्शन में, हाँ दोनों दे आर मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, मोस्टली जो है दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक, मतलब यू कैन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। हाँ सब वही है, इसमें कार्बन का मात्रा उसमें ज्यादा ही रहता है वैसे में भी। ठीक है, और ठीक से वो नहीं जलेगा, अनबर्न्ड ही रह जाएगा और ब्लैक सूट से दिखेगा उसमें। ये तो सब्लिमेट है, तो अगर इसको जलाएंगे तो उड़ जाता है। हाँ बिल्कुल, अगर एग्जैक्ट जलाना मतलब कैसा जलाना है, इसको तुमको ऑक्सीजन के सप्लाई में बर्न करना है, आग लगाने का ट्राई करना है। नहीं बचेगा नहीं, बट जलेगा ना, जलते समय तो फ्लेम दिखेगा ना इसका, है ना, जला कर देखना है। ये सब्लिमेट के एग्जांपल पे नहीं जाना है इसको। ठीक है, सब्लिमेट तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे, उसको रखो और नीचे से फ्लेम दो तो वो खुद ही चला जाएगा सॉलिड से गैसेस फॉर्म में। वैसे नहीं, तुमको आग लगाना है उसमें, दोनों चीज में अंतर होता है। ठीक है, माने ऑन एन एग्जांपल अगर चले तो अल्कोहल में, इसमें बुक में कहीं पर टिक लगाना तो लगा लेना, अल्कोहल में इसमें क्लीन फ्लेम दिखेगा। ये टेस्ट में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में। ये जो एक्टिविटी है इट हैज बीन आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। इस बार आया नहीं है अलग बात है, ये वाला एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में भी आया हुआ है। किसमें दिखेगा, तो इसमें अल्कोहल में ही ब्लू क्लीन फ्लेम दिखने का चांसेस है। ठीक है, बगल में देखो एक्टिविटी 4.4। एक्टिविटी 4.4 इसमें क्या क्या बोल रहा है करने के लिए, बंसेन बर्नर लेना है, एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, प्रेजेंस ऑफ स्मोक। व्हेन डू यू गेट अ येलो सूटी फ्लेम, अभी आप लोग लिख ही रहे हैं, जहां जहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं होगा वहां पर तुमको येलो सूटी फ्लेम दिखेगा। सिंपल सा हिसाब किताब। ठीक है, और ब्लू फ्लेम कहां पर दिख सकता है बोल रहा है, ब्लू फ्लेम वहीं पर दिखेगा जहां पर कंप्लीट कंबशन हो। और ये मैथ का फॉर्मूला नहीं है कि भाई सैचुरेटेड है तो कंप्लीट कंबशन होगा, बट जनरली ऐसा होगा। और वो नेवला आ गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जनरली और प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो पूरी चांस से कंप्लीट कंबशन, क्लीन प्रॉपर ब्लू फ्लेम होने का चांसेस है। कोई फॉर्मूला नहीं है ये कि सैचुरेटेड होगा तभी ऐसा होगा। ठीक है, अब इसमें 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, लिखो क्वेश्चन लिखो, आंसर सेल्फ लिखना। इसको बैलेंस किए थे, अच्छा चलो घर पे करो, ठीक है, होमवर्क घर पे कर लेंगे। आज हो गया दिन, हैं 14 दिन हो गया आज। मजाक मत करो। देखो चुपचाप, पढ़ाई लिखाई में कुछ ध्यान नहीं है, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है द गैस केरोसिन stove used at home has inlets for air। देखे हो, कारण बताना है क्योंकि टेस्ट में आने रहा तो मैं आंसर लिखवाने वाला नहीं हूँ, डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार बताओ क्यों होगा। हाँ, फ्यूल जलाते हैं ना घर पर, जो आपका एलपीजी है उससे क्या निकलता, फ्यूल को गर्म फ्यूल को ही जलाते हैं हम लोग।
खाना को बनाने के लिए, मतलब हीट देने के लिए फ्यूल ही बर्न होता है ना। तो फ्यूल बर्न होने के लिए अभी क्या आपको क्या बताएगा, फ्यूल बर्न बढ़िया तभी माना जाएगा जब आपका कंबसन जो है वो कंप्लीट हो। और कंबसन कंप्लीट होने के लिए तुम्हारे पास दो चीजें, तो फ्यूल तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए और दूसरा ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर मिलते रहे ड्यूरिंग दैट कंबसन रिएक्शन। दैट इज व्हाई गैस केरोसिन स्टोव यूज्ड एज होम हैज इनलेट फॉर एयर। उसमें इनलेट छेद 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 होता है, उसको जानना जरूरी है। उससे एयर का प्रॉपर सप्लाई आते रहेगा। फ्यूल तो तुम्हारे पास है, बर्न भी कर रहे हो, बट उसको बर्न करते समय कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का जरूरत पूरा होते रहे। इस वजह से ही गैस केरोसिन स्टोव यूज्ड एज होम हैज इनलेट्स फॉर एयर। ठीक है, हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर खुद से इस बार ऐसा आने वाला नहीं है ये, तो लिखने का मन हो तो लैंग्वेज लिखना, अदरवाइज समझ गया तो समझ गया। ठीक, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको भी लिखो। हाँ, सिर्फ फॉर कंप्लीट कंबसन, और ज्यादा नंबर का तो थोड़ा लैंग्वेज बढ़िया से बना के लिखोगे। फ्यूल है हमारे पास, कंप्लीट कंबसन होने के लिए प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हर वक्त मिलते रहे, इसलिए गैस केरोसिन स्टोव में प्रॉपर इनलेट करना जरूरी है। ठीक है, इसी में जो क्वेश्चन है दूसरा, वो एक बार निकालो, पेज नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 2। नेवला साला आदमी से बड़ा था, इतना बड़ा। पेज 71 क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है मिक्सचर है हमारे पास ऑक्सीजन एंड इथाइन, इथाइन इज एसिटिलीन, है ना, इज नॉट यूज्ड फॉर वेल्डिंग। बोल रहा है वेल्डिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग बट, और क्या दे रहा है, बट कैन यू टेल व्हाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। सिर्फ एयर और इथाइन का नहीं यूज करते हैं। क्या आंसर होगा बताओ, इथाइन क्या है? दिस इज अ हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, बढ़िया फ्यूल है, ठीक ठाक फ्यूल है, बट अनसैचुरेटेड है एक्चुअली में। और अभी आपको पढ़ाएगा ठीक ठाक कंबसन, वेल्डिंग के लिए भी रिक्वायर्ड लॉट ऑफ हीट, दैट हीट कम्स फ्रॉम कंबसन रिएक्शन। और वेल्डिंग करने के लिए कुछ ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा, कुछ ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, कंबसन प्रॉपर होने का जरूरत पड़ेगा। एक तो ये पहले से अनसैचुरेटेड है, ऊपर से अगर इसमें तुमको प्रॉपर हीट चाहिए तो तुमको क्या प्रॉपर देना जरूरी होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई। तो एक बार एयर के साथ कर रहे हैं, तो एयर में ऑक्सीजन का मात्रा आपको मालूम है 9th-10th क्लास में आप लोग पढ़े, बहुत कम होता है, 21% टू बी प्रिसाइज। एक तो ये पहले से अनसैचुरेटेड है, ऊपर से एयर में ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, इससे जो हीट निकलेगा वो वेल्डिंग पर्पस के लिए सफिशियंट नहीं होगा। इसलिए अगर तुम्हारे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है और उसी को ही तुमको जबरदस्ती यूज करना है फ्यूल के फॉर्म में, तो तुम मेक श्योर करो कि ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसीलिए वेल्डिंग करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, प्रॉपर कंबसन होने के लिए हमें ऑक्सीजन का ज्यादा सप्लाई का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए वेल्डिंग के लिए इथाइन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल एयर के साथ इथाइन का इस्तेमाल करने पर वेल्डिंग का पर्पस जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ओके, तो आंसर सेल्फ लिख लेना, हो जाएगा ना। इस बार आने वाला नहीं है, वैसे इस बार आने वाला नहीं है, बट अगर आएगा तो वीडियो में रहेगा, दिमाग में क्वेश्चन नोट करके रखो, ताकि जब भी घर पे रिवीजन करो तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत याद रहे कि ये सब भी हम लोग ऊपर ऊपर से सही एक बार देख लेंगे, है ना। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी है, कंबसन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी है इसमें, वाई नीचे वाला पोर्शन का इंग्लिश क्या होगा, वाई, हाँ, बॉटम ऑफ यूटेंसिल्स, वाई बॉटम ऑफ यूटेंसिल्स गेट्स blackened after regular usage for cooking purpose। तो कुकिंग पर्पस के लिए जिस यूटेंसिल का इस्तेमाल होता है वो लगातार यूज करने के बाद उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो काला पड़ने लगता है। गेट्स ब्लैकेंड आफ्टर रेगुलर यूसेज फॉर कुकिंग पर्पस। क्या कारण हो सकता है इसमें? हाँ, मतलब क्या, लगातार, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले आप लोग लिखे थे गैस केरोसिन स्टोव जिसका इस्तेमाल करते हैं होम में इनलेट फॉर एयर के लिए, वो लगातार यूज करते करते उसका जो इनलेट है वो ब्लॉक होने लगता है। और इनलेट अगर ब्लॉक होने लगा तो कंप्लीट कंबसन नहीं होगा। अगर कंप्लीट कंबसन नहीं हुआ तो क्लीन फ्लेम नहीं मिलेगा। क्लीन फ्लेम नहीं मिला तो ब्लैक सूट्स जो है वो, फ्लेम तो चलो ठीक है, बट ब्लैक सूट्स जो है वो इनकम्प्लीट कंबसन
अनबर्न्ड कार्बन इनकम्प्लीट कंबशन का वजह से ब्लैक सूट्स निकलेगा और वही जो काला काला सूट्स निकलता है वो यूटेंसिल्स के नीचे वाले पोर्शन में जमा हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि लगातार ये जो इनलेट्स है उसको साफ करते रहना चाहिए। रेगुलर यूसेज के लिए जो आपका केरोसिन गैस स्टोव है उसका इनलेट को बार बार क्लियर करवाना पड़ता है, नहीं तो आपका कंप्लीट कंबशन होगा, फ्यूल बर्बाद होगा वो अलग, बाकी यूटेंसिल भी नीचे नीचे से जो है वो काला काला होकर खराब हो जाएगा, ये अलग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कंबशन, क्लीन फ्लेम, यही सब है, सारे क्वेश्चन का आंसर मोटा मोटी वही। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। केरोसिन एक पर्टिकुलर कंपाउंड। दूसरा नंबर लिखेंगे ऑक्सीडेशन, लेकिन निकालो पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 एंड 71, ये दोनों में ही देखेंगे। 70-71 को मिला करके सारा केमिकल रिएक्शन आज करने का ट्राई करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे तो हो जाएगा। चलो जल्दी 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 करेंगे तो हो जाएगा, ट्राई के हो जाए। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीडेशन। आना नहीं चाहिए ये सारा ही केमिकल रिएक्शन, इस बार शायद नहीं आने वाला है, बट फटाफट हम लोग पढ़ लेंगे। तो ऑक्सीडेशन चैप्टर 1 में पढ़े थे, किसको कह रहे थे? एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट उससे कोई लेना देना नहीं। वी आर नॉट स्टडिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही पढ़ना होता तो चैप्टर 1 में पढ़ लेते। वी आर स्टडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ही पढ़ाना होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो उस चैप्टर में पढ़ाया जाता ना। ये दूसरा है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक फेमस कंपाउंड है इथेनॉल, C2H5OH, देखो दिख रहा है ना, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये लोग कार्बन कंपाउंड पहले पढ़े हैं, उनको आइडिया होगा, नहीं पढ़े तो पहले का वीडियो देख लो, कार्बन कंपाउंड पहले कंप्लीट कर लो। ये सब तो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा इस बार एग्जाम, तो जो आ रहा है पहले उसको तो पढ़ लो। ठीक है, तो ये इथेनॉल है, और इथेनॉल में देखो क्या करने के लिए बोला गया है। बगल में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है, एक्टिविटी 4.5, उसको भी थोड़ा देख लो क्या क्या कह रहा है। एक्टिविटी भी थोड़ा पढ़ते रहो और उसके बारे में भी कुछ बताओ, जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी, क्या क्या बोला है। पहले तो इथेनॉल लेना है टेस्ट ट्यूब में, यही है इथेनॉल, और इसको गर्म करना है जेंटली, मतलब इसको गर्म करने कुछ खास काम नहीं है। और उसमें 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4 और अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट और एसिडिफाइड K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये लेने के लिए बोला गया है इथेनॉल में। ठीक है, और क्या करने के लिए बोला है फिर? Does the color of potassium permanganate persist when it is added initially? Or why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? क्या excess is added? अच्छा, ठीक है, तो देखते हैं। पहले तो इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। बगल में पेज नंबर 71 में आपको रिएक्शन दिख रहा होगा, है ना, ये है इथेनॉल, और ये जो अल्कलाइन KMnO4 है और एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, इसको जब हम लोग इथेनॉल के साथ ऐड करते हैं तो ये इस रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर देता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या ऐड कर देता है? नेसेंट इंग्लिश का वर्ड है, नेसेंट का मतलब न्यूली बोर्न होता है, यू कैन से बायोलॉजी का वर्ड है। नेसेंट का मतलब न्यूली बोर्न होता है। ऑक्सीजन के बारे में हम लोग छोटे क्लास में पढ़े थे, 7th में 8th में 9th में 10th में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में, O के फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा। बट जैसे ही हम लोग इथेनॉल में अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने के लिए बोला है, तो ये जो है इसमें ये नेसेंट ऑक्सीजन इस रिएक्शन में ऐड कर देता है, और ये इथेनॉल से फटाफट ये इथेनोइक एसिड, इथेनॉल से इथेनोइक, जो लोग क्लास किए उनको मालूम है, दिस इज CH3COOH, है ना, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, ये केमिकल रिएक्शन है। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का ये आता है एग्जाम में। जैसे इस केस में इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने के लिए हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ये किसका काम कर रहा है? अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दे रहा है। ये दोनों ही इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो इट प्लेज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बोर्ड के एग्जाम में हर बार आता है कि अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 हाउ इट इज प्लेइंग रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आपको उसमें लिख देना। ठीक है, तो क्या है? इथेनॉल को इथेनोइक एसिड, मिथेनॉल को मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड बनाने के लिए इस कन्वर्जन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग
अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लिखो फटाफट। तो इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ भी है, उसमें आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में लिखा हुआ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर, देखो क्या लिखा हुआ, आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड। स्कूल एग्जाम में इस बार शायद नहीं आए, बट हर साल स्कूल एग्जाम में आता था। हाउ यू कैन से अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लेज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन लिख करके समझाने वाली बात, ये नेसेंट ऑक्सीजन वगैरह लिखा हुआ नहीं है एनसीईआरटी बुक में, तो टेस्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। बट आप लोग ये बात समझ लेना, इसमें अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7 जब वार्म फॉर्म में जेंटली ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हैं तो एक नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है, फट से रिएक्शन हो जाना जरूरी है, क्योंकि अगर फटाफट रिएक्शन नहीं हुआ तो ये ओ, आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे, ये O2 बना जाएगा, और एक बार O2 बना दिया तो ये रिएक्शन काम नहीं करेगा, मतलब दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ये रिएक्शन बहुत बहुत स्पीड में, बहुत चालाकी से करना पड़ता है। ये लैब में करने वाला एक्सपेरिमेंट है, तुमसे मेरे से डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तुम करने जाएंगे तो ये ऑक्सीजन फट से O2 बन जाएगा, और O2 बन गया तो रिएक्शन आपसे मेरे से होगा नहीं ये वाला। इट इज नो इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आगे करते हैं, देखो थर्ड नंबर पर देखते हैं। इसके बाद देखो कौन सा रिएक्शन दे रहा है, इसका एडिशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा दूं। इसको पढ़ो थोड़ा फटाफट, थोड़ा सा देखो, अपना से पहले एक बार पढ़ लो। इसमें कोई एक्टिविटी लेने के लिए नहीं बोला, नहीं, तो ये एडिशन रिएक्शन है। अब जैसे ये इस बार आ नहीं रहा, इसीलिए मैं इसे बहुत शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूं, नहीं तो ये सब एक एक दिन में एक एक रिएक्शन ये सब पढ़ना था। जैसे नॉर्मल दिन में एक पूरा लेक्चर एक एक रिएक्शन में, पूरा एक्टिविटी कैसे, क्यों, क्या, किस लिए, बट इस बार ये नहीं आ रहा है, तो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ करके छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर? उतना बता दे रहा हूं कि अगर आया तो बना लोगे, पर पूरा रिएक्शन पर हम लोग उतना फोकस नहीं कर रहे हैं जितना हर साल इस रिएक्शन में किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। तो एडिशन रिएक्शन ऑन है ना वीडियो, एडिशन रिएक्शन, तो इसमें भी वही बात है, एडिशन रिएक्शन का बहुत टाइप का एग्जांपल होता है। वी आर नॉट स्टडिंग एडिशन रिएक्शन, वी आर स्टडिंग अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, और उसमें एक एग्जांपल देखो, तुमको दिख रहा होगा, एक अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, क्या लिखा हुआ देखो, क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड वाला है ना, यहाँ पर आ रही है ना पूरा। ठीक है, और इसमें रिएक्शन करवाने के लिए बोला है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैटलिस्ट में, और इसमें हाइड्रोजन के साथ इस रिएक्शन को पूरा करना है। अरे समझ, अरे आ रहे बच्चों समझ में? जैसे इसमें कुछ ऐसे रखते हैं, ये अनसैचुरेटेड है, जो लोग क्लास किए इसका नाम है इथीन, और इसमें हाइड्रोजन जैसे ही जोड़ोगे निकल पैलेडियम के साथ, तो ये C2H4 है, और इसमें 2 हाइड्रोजन और आ गया, तो ये क्या बन गया, ये C2H6 बन गया। C2H6 जो है वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड का एग्जांपल हो जाएगा। जो लोग क्लास किए हैं पहले उन लोग देख लेना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा ये सब समझने में। ये पहले क्या था, ये अनसैचुरेटेड था, अब क्या बन गया, सैचुरेटेड। तो ये एक रिएक्शन है, इसको हम लोग एडिशन कम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एडिशन कम हाइड्रोजिनेशन। हिंदी में संधि विच्छेद बोलते हो कि क्या बोलते हो, समास, पता नहीं क्या तो बोलते हो। हाइड्रोजन और एडिशन को साथ में जोड़ दो, हिंदी में क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होगा, समास। हाँ, तो हाइड्रोजन और एडिशन को साथ में जोड़ दो, इट विल फॉर्म हाइड्रोजिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन in which we can convert unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon। अरे समझ, ये ऐसे ही याद करना रहता था हर साल भी, आप लोग इस बार मैं शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूं, बट हर साल भी ऐसे ही याद करना पड़ता था। पहला वाला कंबसन, दूसरा वाला हाउ अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लेज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरे में यही पढ़ना था, एडिशन कम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज अ टेक्निक मेथड केमिकल फॉर्मूला यूज्ड टू कन्वर्ट unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon, in which we use nickel, palladium, platinum as a catalyst, and we make sure that unsaturated hydrocarbon reacts with hydrogen to be converted from unsaturated hydrocarbon to saturated hydrocarbon। ठीक है, समझा रहे? बुक में ऊपर ये आर आर से किया हुआ, तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड, सी आर 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 आर
और 2 H बच रहा होगा, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड है। इसमें आप लोग ऐसा बता सकते हैं निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, दीज आर प्लेइंग रोल ऑफ कैटलिस्ट। ये वर्ड पहले भी आया है, एक बार और आ रहा है। कैटलिस्ट किसको कहते हैं आप लोग भी बताते रहते हैं। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस, जरूरी नहीं है केमिकल सब्सटेंसेस हो। कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस जो कि एक रिएक्शन के रेट मतलब अगर टाइम लग रहा है उस रिएक्शन को पूरा होने में तो उसको जल्दी करवा देगा, बहुत जल्दी हो रहा है तो उसको लेट करवा देगा, और खुद केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल जो है वो एक्चुअली में आपके बोर्ड्स के एग्जाम में कैटलिस्ट का डेफिनेशन विद एन एग्जांपल लिखने के लिए आता था, और या फिर क्वेश्चन पलट करके पूछा जाता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करने का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का टेक्निक, मेथड, केमिकल फॉर्मूला लिखो, उसमें भी हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, निकल पैलेडियम, ये था ना निकल पैलेडियम वाला वर्ड याद आ रहा है? अभी कल परसों उसमें पढ़े थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, वहां भी बताया गया था निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम को एक साथ रखना है। उसमें कोबाल्ट निकल वाला मेंडलीफ वाले में गड़बड़ाया था, तो याद होगा बताया जाता था कि मेंडलीफ को तो मालूम था कि साला मास का गलती, फिर वो क्यों बनाया था वो बताया था। थोड़ा 0.2 का गलती हो जाए लेकिन निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम को एक साथ रखना जरूरी है ना? ये सब आप लोग पहले भी पढ़े हैं। और निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम सब में ही सेम आता है, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। और उसमें भी आया था ये ट्रांजिशन एलिमेंट के एग्जांपल में भी था, ट्रांजिशन में भी बताया गया था कैटलिस्ट के फॉर्म में जिन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं वो पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन सीरीज में होता है, ये भी लिखवाया गया था आपको, तो वहां पर भी ये वर्ड इस्तेमाल। खैर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का टेक्निक, मेथड, फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इस तरह का होता है। इसको हम लोग एडिशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या ऐड हो रहा है, और इसीलिए हाइड्रोजिनेशन भी कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन ही ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड करने से हम लोग एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये रिएक्शन एक्चुअली में काफी स्लो रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए इसमें हम लोग निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम जैसे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो केमिकल रिएक्शन में खुद टेक पार्ट नहीं करता है, बट केमिकल रिएक्शन को मेक श्योर करता है कि टाइमली हो जाए, इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, ये एक पोर्शन हो गया। बाकी ये जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन के लिए आज का क्लास वैसे में भी आपका था, बाकी चीज आए ना आए, ये वाला रिएक्शन हम लोगों को इस बार बोर्ड्स के लिए भी पढ़ के जाना है। वो आप लोग का प्री बोर्ड हुआ तो उसमें आप लोग देखे होंगे, इस रिएक्शन से थोड़ा छुपा करके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो आपके ऑफिशियल सिलेबस में इस बार का हो चाहे ना हो, ये रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाता है इधर उधर करके, चाहे कोविड के वजह से सिलेबस कटा हो चाहे नहीं, तो इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे इस रिएक्शन को हम लोग। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है, छोटा छोटा चीज जो हमें याद करने वाली है। ठीक है, अब देखो निकालो वही पेज नंबर 71 में देख रहे हो एडिशन रिएक्शन को, एक बार पढ़ो स्पीड में फटाफट अपना से, एक बार फटाफट पढ़ो क्या क्या कह रहा है पूरा पढ़ो, बोल बोल के नहीं, एक बार पढ़ो फटाफट, फिर इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूं। ये रिएक्शन को अलग से इंपॉर्टेंट लिख दो, आज का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, ये टेस्ट में नहीं आएगा, बट इन सारे में से ये तीसरा वाला जो है वो कोविड का सिलेबस कट होने के बावजूद ही आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और ये क्यों आ सकता है वो आपको फ्रेंड लोग भी बता देंगे, और आप लोग का भी प्री बोर्ड हो गया है एक आध, तो आप लोगों को मालूम होगा ये क्यों आ सकता है एग्जाम में, ये अभी 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। तब तक आप लोग पढ़े इसको फटाफट। कोविड के वजह से जो सिलेबस कट हुआ है आपका, उस हिसाब से भी ये वाला रिएक्शन आ सकता है परीक्षा में, इसलिए इसको थोड़ा सा पहले हम लोग देखेंगे। क्या हाइड्रोजन के अलावा नहीं, दिस इज नोन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही ऐड करना। नहीं वो फिर अगला है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन जो ऐड करते हैं वो तो सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन रिएक्शन हो जाता है। करने के लिए तो कर ही सकते हैं ऐसा, बट ये रिएक्शन स्पेसिफिकली अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोजन ही ऐड करके बनाया जाता है। ये हाइड्रोजिनेशन एक्चुअली में, दिस इज नॉट एक्चुअली में एडिशन। ये जो रिएक्शन आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिकली हाइड्रोजिनेशन ही है, हाइड्रोजन ही ऐड करते, बाकी एडिशन तो हो ही सकता है अलग अलग टाइप। पढ़ लिए क्या थोड़ा सा? ठीक है, पढ़ रहे हो, पढ़ लिए तो क्या क्या सीखे इसमें, जब पढ़ लिए तो कुछ कुछ चीज आपको मालूम चलेगा। इसको मिटा देता हूँ, क्या फालतू लग रहा है पढ़ने में, क्या बोलूँ। हाँ भाई, तो ये वाला था अनसैचुरेटेड।
और ये वाला था सैचुरेटेड। अब देखो बच्चे पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल किया जा सकता है, बट द रिएक्शन विच यू आर स्टडिंग इज कंप्लीटली एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आपके सिलेबस में जो आप पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिकली हाइड्रोजिनेशन, आपको हाइड्रोजन ही ऐड करना है इस रिएक्शन में। बाकी केमिस्ट्री है जरूर कर सकते हैं, दूसरा चीज भी ऐड ऑब्वियस से कर सकते हैं, बट ये जो रिएक्शन अभी आप पढ़ रहे हैं ये एराग एडिशन नहीं है, ये हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजन ही ऐड करना है इस रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ लिखा हुआ होगा, वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल, ऐसा लिखा हुआ होगा। तो वो क्या है? वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड है ना? दिख रहा है? ये जो वेजिटेबल ऑयल है जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है घर पर, आपके मम्मी या पापा या फिर आप इस्तेमाल करते होंगे वेजिटेबल ऑयल का, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही उसमें कॉम्बिनेशन किया हुआ है। ठीक है, और ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये फैटी एसिड्स ऑफ सैचुरेटेड, क्या लिखा हुआ वर्ड क्या है? फैटी एसिड्स ऑफ एनिमल पार्ट्स, अनसैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इतना ही लिखिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये जो है वो एक्चुअली में दिस इज वेरी, ये नहीं एक्चुअली में, बट सैचुरेटेड फॉर्म में फैटी एसिड्स जो होता है दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो ये है हमारा वेजिटेबल ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल से हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बट एक्चुअली में जो वेजिटेबल ऑयल है मोस्टली यही वेजिटेबल ऑयल ही जो है वो मतलब लेस हार्मफुल, और यू कैन से इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। आ रहा समझ? कुकिंग पर्पस के लिए वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल है, और अनसैचुरेटेड जो सैचुरेटेड वाला बनाते हैं वही जनरली हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। हाँ, तो यही क्वेश्चन हर साल बच्चा लोग पूछता है, यही मैं उम्मीद रखा था कि आप लोग पूछे कि एक्चुअली में ये जो अनसैचुरेटेड वाला यही कुकिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, और इस रिएक्शन से जो सैचुरेटेड वाला बनाते हैं वो एक्चुअली में हार्मफुल होता है। तो हर बार ही बच्चे पूछते हैं कि इसको क्यों बनाते हैं, जैसे जब इतना मेहनत करके बनाए और जो चीज बन रहा है वो हार्मफुल होता है, तो उसको तो बताओ आंसर, खुद से बताओ, कुछ अगर बता सको खुद से भी तो दिमाग में बात जा रहा होगा कि जब इससे ये बना रहा है और ये एक्चुअली में हार्मफुल है ज्यादा, तो इसको बना ही क्यों रहे इतना केमिकल। हाँ, पैसा कमाने के लिए, दिस इज करेक्ट आंसर। एक आंसर है ये, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो वेजिटेबल ऑयल है और जो दुकान में बिकता है वाला वेजिटेबल ऑयल, उसमें थोड़ा सा करके ये वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इतने अमाउंट में मिलाया जाता है कि वो तुम्हारे मेरे लिए हार्मफुल ना हो। बात समझ आ रहा है? ये हम लोग और भी बहुत सारा आंसर है, जैसे ये वेजिटेबल ऑयल वगैरह ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, और इसमें कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे बहुत सारा फैटी एसिड सैचुरेटेड खाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। खाना वाना को टेस्टी बनाने के लिए कई सारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल होता है हमारे कुकिंग पर्पस में, समझ आ रहा है? तो वो सब बनाना पड़ता है, वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हम लोग बनाते हैं, इसलिए नहीं कि ये कुकिंग पर्पस के लिए था, फैटी एसिड्स बना दिए, हार्मफुल हो गया उस वजह से नहीं। ये पूरा वेजिटेबल ऑयल में थोड़ा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलाया रहता है, इतना मात्रा में मिलाया हुआ रहता है कि वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल ना हो, बट थोड़ा सा वो इकोनॉमिक्स का अगर दिमाग में सोचे, पैसा को थोड़ा कम करने के लिए, सस्ता करने के लिए ये वाला मिलाकर के इसके साथ मैच करवाया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल घी इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में इस मेथड का इस्तेमाल किया रहता है। ठीक है, दो चीज इसमें सीखने वाला बात है। क्या? एक कि हम लोग इसको बनाते हैं और फिर इसको इसी में मिला करके बेचा जाता है, समझ में आ रही बात, इकोनॉमिक पर्पस के लिए। और दूसरा नंबर है, कई बार ये ठीक है लिख तो हम लोग रहे हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए, बट ये लिक्विड फॉर्म में और कुछ सैचुरेटेड सॉलिड फॉर्म में फैटी एसिड्स हम लोग को खाने में जरूरत पड़ता भी है, जिसका हमको इस्तेमाल पड़ता है, तो इसमें से बनाया जाता है। उसको बहुत सारा भोजन में इस्तेमाल होता है सैचुरेटेड फॉर्म में फैटी एसिड्स, सॉलिड फॉर्म में, जिसका कि हम लोग टेस्ट वगैरह के लिए खाने वगैरह में दिया जाता है। तो वो वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल से वो बनाया जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो फिर उसको मिला देंगे महंगा वाले में, तो फिर दाम कम हो जाएगा। नहीं, मतलब वो सीधा, मतलब ये इसको सीधा निकाल करके खाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, कॉमन सेंस वाली बात है। ये सीधा, मतलब ये जिस फॉर्म में है वो सीधा पैकेट करके आपके घर पर आ जाए और आप उसको खाना और कुकिंग के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल कर ले, वैसा नहीं होता। फैक्ट्री पर्पस के लिए बात है, ये उस फॉर्म में नहीं है जो तुम्हारे मेरे घर में इस्तेमाल होता है, उस फॉर्म में नहीं है वो।
इसमें बहुत सारा ये टर्म जोड़ा हुआ रहता है, तब जाकर के वो खाना के लिए सुइटेबल ऑयल बनता है जो तुम्हारे मेरे घर में इस्तेमाल होता है। आता हो फैक्ट्री में वो तो ऐसा ही रहता होगा। इस फॉर्म में आता होगा, तो फिर लेकिन वो सीधा खाने लायक नहीं होता है, वो इसमें वो जोड़ा जाता है वो। ठीक है, बात यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बाद में भी तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि इसमें आए हम लोग करेंगे तो उसका कॉस्ट का वैल्यू तो बढ़ेगा ही। नहीं तो फिर टोटल में उसको मिलाए तो ओवरऑल तो कम ही हुआ ना, है ना। तो ये दो तरफा इस्तेमाल है, आप लोग दो एक ही चीज में सोच रहे हैं, दूसरा चीज समझ नहीं। बहुत सारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अभी मेरे को एग्जांपल याद नहीं आ रहा, बट यू कैन चेक, आपके घर पर भी मिल जाएगा। बहुत सारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाने के लिए इस्तेमाल होता है हमारे घर में, वो हम लोग इसी प्रोसेस से बनाते हैं। खाने में बहुत सारा चीज ऐसा है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के फॉर्म में ही हम लोग खाते हैं। वो मालूम रहता है कि हमारे लिए हार्मफुल है, बट वो टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारा खाना आप लोग खाते हैं, वो चाइनीज वगैरह जो खाना वाना खाते हैं, उसमें तो बहुत सारी चीज लिखा हुआ रहता है कि हमारे सेहत के लिए हार्मफुल है, बट वो खाते हैं ना हम लोग। बहुत सारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनता है इसी प्रोसेस से। वो जरूरी नहीं कि वो बस हार्मफुल है तो हम लोग क्यों बना रहे, बहुत बार उसका इस्तेमाल होता है बहुत सारे जगहों पर। ठीक है, तो इसमें आपका एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसका क्वेश्चन देख लो क्या कहता है, एक बार निकालो, एक बार एनसीईआरटी का 78 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 12, 78 क्वेश्चन नंबर 12, 78 क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 78 क्वेश्चन 12, जल्दी से देखो, इसको खत्म कर देंगे। पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, तो यही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर विथ एन एग्जांपल में केमिकल रिएक्शन सेट करके लिखना पड़ता है। ठीक है, और उसके अगले लाइन में लिखा हुआ है कि इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, तो यही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ना। वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फॉर्म में, इसमें निकल पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ जोड़ के इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाने के काम में आता है। उसमें हार्मफुल अनहार्मफुल लिखने का तुमको जरूरत नहीं है, बट यही इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है। इसका फैक्ट्रीज में इसी फॉर्म में इस्तेमाल होता है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड ही बनाते हैं हम लोग, भले वो हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, क्लियर कट बात, ये इसमें लिखना। तो दिक्कत इसमें बोलो अजगर को दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 भी इसी पर है। क्वेश्चन नंबर 13 और फिर शायद 14 भी इसी पर है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन से लगातार 3-3 क्वेश्चन फ्रेम है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है 13 नंबर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या बताया, एडिशन रिएक्शन तुम किसके साथ कर सकते हो, जो अनसैचुरेटेड हो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो अनसैचुरेटेड होगा वही। तो उसमें कौन कौन है अनसैचुरेटेड, C2H6 तो सैचुरेटेड है नहीं, दिस इज सैचुरेटेड। जो लोग क्लास किए उनको मालूम होगा सैचुरेटेड हमेशा CnH2n+2 के फॉर्म में होता है। तो ये C2H6 सैचुरेटेड है, पहले पढ़ाया हुआ है, एक बार पढ़ लेना। जो लोग पहले नहीं पढ़े पहले पढ़ लो। फिर C3H8 ये भी सैचुरेटेड है लग रहा है, ये सब नहीं जा रहा है आंसर में। इन सब के साथ नहीं कर सकते हैं एडिशन कम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ कर सकते हैं। इसके बाद वाला कौन है, C3H6, इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, और C2H2 इसके साथ कर सकते हैं। ऐसा मैं एक बार भी नहीं बोला कि सिर्फ डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, बट वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड करेंगे तो चार्ज देंगे तब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब ये बोलने का मतलब है कि ये रिएक्शन ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड वाले के साथ है, ये हर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज एडिशन कम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, और किसके साथ हो रहा है, CH4, ये नहीं होगा, ये तो सैचुरेटेड है। CH4 इज, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है समझ। इसके बाद वाला भी इसी पर है, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी पर, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी पर है। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और यहीं पर आपके फ्रेंड्स बता देंगे आपको। ये क्वेश्चन आया है प्री बोर्ड में बहुत सारे स्कूल एग्जामिनेशन में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। ये बोलने का बात है कि नहीं आ रहा, बट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड इस क्वेश्चन को रिलेट करके कई सारों के प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिफरेंशिएट केमिकली कैसे कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। बताओ कैसे कर सकते हैं। यही रिएक्शन है जो रिएक्शन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसी रिएक्शन से कर सकते हैं। अभी पिछला क्वेश्चन नंबर 13 में तो खुद ही बताए हो तुम, किसके साथ एडिशन हाइड्रोजनेशन कर सकते हो, जो अनसैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड के साथ एडिशन हाइड्रोजनेशन नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यही टेस्ट है, रिएक्शन विद निकल प्लैटिनम के साथ
वो जो फलाना कंपाउंड है जिसमें तुमको बताना है कि वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड, उसके साथ तुम करके देख लो ये वाला रिएक्शन। अगर उसमें एडिशन रिएक्शन हो पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो अनसैचुरेटेड, और एडिशन हाइड्रोजनेशन नहीं हो पा रहा तो वो क्या हो जाएगा, वो सैचुरेटेड हो जाएगा। अरे क्वेश्चन समझ, वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी चलता है। इस क्वेश्चन का आंसर ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी हो सकता है, बट ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन ही नहीं किया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर इंटरनेट वगैरह पर भी आप चेक करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट मिलेगा बहुत सारे जगह पर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, बाउंस कर रहा है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बीच में डिफरेंस करने के लिए जब आप इंटरनेट पर आंसर खोजेंगे तो आपको सबसे पहला आंसर ब्रोमीन वाटर टेस्ट मिलेगा, बट ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में कहीं मेंशन ही नहीं किया हुआ है। तो वी विल बी मोर फोकस्ड अबाउट दिस रिएक्शन। हम लोग लिखेंगे अनसैचुरेटेड वो होगा जिसके साथ हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर सके, वो अनसैचुरेटेड है, और जिस केमिकल कंपाउंड के साथ नहीं कर पा रहे हैं वो सैचुरेटेड हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बट ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपको लिखने के एग्जाम में जरूरत ही नहीं है, वो नहीं दिया हुआ 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में। बट नेट पे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बट यू कैन जस्ट बी फोकस्ड अबाउट दिस रिएक्शन। एडिशन कम हाइड्रोजनेशन हो जाए अनसैचुरेटेड है, नहीं हो पाए तो सैचुरेटेड है। फिजिकली देख के पता चलता है इसमें हुआ है कि नहीं, क्योंकि टेस्ट करना तो हमको स्टेट से, ये स्टेट देखें ना, इसका लिक्विड फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो आ जाता है उस फॉर्म में। ठीक है, कुछ तो चेंजेस दिखेगा ना। अगर बिल्कुल चेंज नहीं दिख रहा मतलब हो ही नहीं रहा एडिशन हाइड्रोजनेशन हो ही नहीं रहा तो वो सैचुरेटेड है। और थोड़ा भी हो रहा है, बाकी टेस्ट हम लोग याद करके जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में थोड़ा थोड़ा आता है तो वो हो जाएगा हमारा हाइड्रोजनेशन कम एडिशन रिएक्शन, और वो सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा। समझ आ रहा है बात, ठीक है। इसी में शायद और भी, इसमें और भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से वो बटर वाला क्वेश्चन किधर चला गया, तो इसमें आधा क्वेश्चन दिया हुआ, बुक में भी सारा क्वेश्चन अलग अलग दिया, उसी में आगे भी कुछ लिखा हुआ है। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन, इसमें लिखा हुआ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सीधा वर्ड लिखा हुआ, उसमें बटर एंड कुकिंग ऑयल। देखो एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन अलग अलग किताब में, किसी में बटर एंड कुकिंग ऑयल डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है, किसी में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मेंशन किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुकिंग ऑयल क्या हो जाएगा, कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड, कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड, और बटर यही है, ठीक है, यही बात होता है। बटर वो सबको मालूम रहता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाता है, हार्मफुल है, बट यूज करते हो ना, है ना, और वो बनता है इसी रिएक्शन से, हैं? क्या बोल रही मैं तो सस्ता वाला भी आता है ना, देखो 40 वाला भी 14 रुपया वाला भी मिलता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का कमी रहता है। अनसैचुरेटेड है, कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड है। तुमको अपना क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे क्यों बनाते हैं, मालूम है हार्मफुल है तो भी बनाते हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड का अजीब सा स्पेलिंग में लिख दिया, अनसैचुरेटेड। कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड है और बटर है ना वो सैचुरेटेड है, तो इसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यही वाला रिएक्शन का, एडिशन कम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में लिख लो फटाफट, तो पूरा आ रहा ना, ठीक है। एक और देख लो, इसमें इट्स मेंशन्ड एज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये हर बार इस क्वेश्चन का आंसर नेट वगैरह में यही मिलता है, बट ये एनसीईआरटी बुक पर नहीं मेंशन्ड है। दिस इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ डेफिनेट मेथड, टेक्निक, फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ब्रोमीन वाटर के बारे में पढ़े थे 9th क्लास में, 8th में भी पढ़े हैं। इसका कलर ऑरेंजिस कलर का होगा, नहीं ऑरेंजिस कलर, ठीक है। ब्रोमीन वाटर, इसमें वाटर का कोई काम नहीं है। ब्रोमीन तो एकमात्र दुनिया का क्या है, बताओ क्या है ब्रोमीन का, ब्रोमीन किस चीज का एग्जांपल है केमिस्ट्री के हिसाब से, एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग ब्रोमीन वाटर कह लेते हैं। बट ऐसा ब्रोमीन वाटर में पानी वाला कोई चीज नहीं है। ये 9th क्लास से भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो लोग नहीं मालूम है सब चीज मालूम होना चाहिए। ब्रोमीन दुनिया का एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर में, उसी को ब्रोमीन वाटर कहते हैं। मोटा मोटी ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पहचानने का। ये ब्रोमीन वाटर को अगर अनसैचुरेटेड में डालोगे,
ब्रोमीन वाटर को अनसैचुरेटेड में डालते हो, ब्रोमीन वाटर को अगर अनसैचुरेटेड में डालोगे तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इस ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। डीकलराइज का मतलब इसका ऑरेंज कलर तोड़ करके उसको नो कलर, जैसे पानी का कलर होता है उस फॉर्म में कर देगा, ठीक है, कलरलेस यू कैन से। और सैचुरेटेड वाला इसमें नो इफेक्ट शो करता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें किसी तरह का इफेक्ट नहीं शो करता है। यहां से भी पता चल जाता है कौन जो है वो अनसैचुरेटेड है और कौन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट ये 10th के बुक में नहीं दिया हुआ, बट आंसर हर जगह पर इंटरनेट पे इस क्वेश्चन का आंसर ब्रोमीन वाटर टेस्ट ही दिया हुआ है। मेरा पर्सनल एडवाइस है कि बोर्ड्स के एग्जाम में मत लिखना ब्रोमीन वाटर टेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एडिशन कम हाइड्रोजनेशन से हो जा रहा है। एडिशन में जो टेक पार्ट कर ले वो अनसैचुरेटेड है, जो नहीं कर रहा है सैचुरेटेड, बात खत्म है। लिखने का टेस्ट में जरूरत नहीं है, बट ये रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन नहीं है, टेस्ट है, केमिकल टेस्ट। इस केमिकल टेस्ट में ब्रोमीन वाटर के साथ चेक करके देखते हैं। अनसैचुरेटेड वाला इसको डीकलराइज कर देगा, इसका ऑरेंज कलर को तोड़ के कलरलेस करवा देगा। सैचुरेटेड इसमें किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं शो करता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड सारा लिक्विड फॉर्म में रहता है नहीं तो तब में वो कैसे आ जाएगा? सॉलिड में ब्रोमीन वाटर को डाल देंगे, जैसे अनसैचुरेटेड रहेगा हाँ हाँ, तो वो सारा लिक्विड तो होगा नहीं, तो तो कोई भी हो तो क्या हो गया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के देखेंगे। मेरे को ब्रोमीन का कलर चेक करना है, उसका कलर थोड़ी चेक करना है। वो जिस भी फॉर्म में हो उसको मिलाओ ब्रोमीन में, उस फॉर्म में तुमको देखना है। ब्रोमीन का कलर देखना, ब्रोमीन की वजह से उसका कलर नहीं देखना है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्रोमीन का कलर को डीकलराइज कर देता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसी तरह का कोई कलर शिफ्ट नहीं शो करता ब्रोमीन वाटर में। ये केमिकल टेस्ट है जिससे कि हम लोग अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड को पहचान सकते हैं, बट इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। एंड केमिस्ट्री इज अबाउट केमिकल रिएक्शन। तो बोर्ड्स के एग्जाम में जब आएगा तो आप एडिशन हाइड्रोजनेशन वाला ही लिखने का ट्राई करेंगे। कारण मतलब क्या है? कारण प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है। जैसे आप बता रहे थे कि एसिडिफिकेशन वाला होता है ना, जैसे बाद में, तो उसमें वो तो ब्रोमीन वो कर जाता है। नहीं सब्स्टिट्यूशन, हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर जाता है किसमें? ये हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। एडिशन कम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हाँ सब एडिशन कम सब्स्टिट्यूशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन रिएक्शन में हाँ कर जाता है। तो फिर तो वो सैचुरेटेड में कर जाता है ना, वो होता, देखो किताब निकालो पता चलेगा। सैचुरेटेड में होता है, हाँ याद आ गया, सब्स्टिट्यूशन कम क्लोरीनेशन सब सैचुरेटेड में होता है। हाँ फिर कलराइज होना चाहिए। नहीं, वो रिएक्शन एकदम क्विक रिएक्शन है। दैट रिएक्शन टेक प्लेस वेरी क्विकली। वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। वो वाला देखोगे वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन याद करवाए, मैं ये लिखवाना भूल गया था। ये रिएक्शन एकदम अंधेरे में करना है। ये रिएक्शन बिल्कुल डार्क रूम डार्क एटमोस्फेयर में करना है। ये रिएक्शन डार्क रूम डार्क एटमोस्फेयर में करना है। उसका कारण अभी आपको फ्रेंड ही बता रहे हैं, वो मैं ऐसा अगले वाले में फोर्थ वाले रिएक्शन में लिखवाता, बट चलो ठीक है फोर्थ ही वाले में लिखवाऊंगा। अभी बस इसको लिख लेते, इसको डार्क कमरे में करना है। क्यों करना है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। CCl पर ऐसे ही होता है। रेड